लोकसभा चुनाव 2024 विपक्ष के लिए कठिन होने वाला है। विपक्ष भले ही एकता के सहारे भाजपा को टक्कर देने की कवायद में है, लेकिन भाजपा अभी भी विपक्ष से एक नहीं कई कदम आगे ही चल रही है। भाजपा ने 2024 में कैसे देश के 95 करोड़ हिंदुओं को साधा जाए, इसकी गणित तैयार कर ली है। भाजपा ने 256 सीटों पर कैसे बम्पर जीत तय करनी है, इसका भी उपाय निकाल लिया है। कैसे, आपको बताते हैं। 15 दिसंबर 2023 को 40 महीने के भीतर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बहाने राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने पूरे देश में 7 दिनों का उत्सव मनाने की बात कही है। 2024 के मकर संक्रांति के तुरंत बाद इस आयोजन के होने की उम्मीद है। सियासी चर्चा है, प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री सरयू में डुबकी लगा सकते हैं। काशी कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री ने गंगा में भी डुबकी लगाई थी। धर्म से इतर इस आयोजन के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वजह है जन्मभूमि आंदोलन का इतिहास और 2024 का लोकसभा चुनाव। 1990 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन के जरिए ही बीजेपी देश की सियासत में मजबूत पैठ बना चुकी है। बीजेपी को 2 सीट से 302 तक पहुंचाने में ये मुद्दा काफी अहम रहा था। ऐसे में चर्चा तेज है कि अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुराना इतिहास दोहराना चाहते हैं। राम मंदिर का विवाद 1988 से जोर पकड़ चुका है, लेकिन उस वक्त जनता दल के साथ होने की वजह से बीजेपी इस मुद्दे पर शांत रही। वीपी सिंह की सरकार में मंडल कमीशन लागू होने के बाद बीजेपी कमंडल मंदिर आंदोलन के रास्ते पर चल निकली थी। 1992 में वीएचपी बजरंग दल ने कार सेवा करने का ऐलान किया। बीजेपी ने भी इसका समर्थन किया। उस वक्त उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की और केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। कार सेवक पुलिस बैरिकेड को तोड़ते हुए अयोध्या पहुंच गए। बाबरी मस्जिद बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ। 1989 के चुनाव में बीजेपी को 85 सीटें मिली। 1991 में ये संख्या बढ़कर 120 हो गई। 120 सीट लाकर बीजेपी देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1996 में बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को लोकसभा की 161 सीटों पर जीत मिली। पहली बार पार्टी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। बाबरी विवाद के बाद जिन राज्यों में बीजेपी को फायदा मिला था, उन राज्यों की बात अभी करी जाए तो बीजेपी की स्थिति 2019 की तुलना में काफी कमजोर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बीजेपी प्राण प्रतिष्ठा के बहाने 2 चीजों को एक साथ साधने की कोशिश कर रही है। पहली, राम मंदिर बनाने का जो वादा घोषणा पत्र में किया गया था, उसे पूरा कर लिया गया है, और दूसरा, सरकार हिंदुत्व से जुड़े कामों को आगे भी बढ़ चढ़ कर पूरा करने की कोताही नहीं बरतेगी। ऐसे में 8 राज्यों की 265 सीट साधने की कोशिश के रूप में भी इस कदम को देखा जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो 2024 में बीजेपी के लिए राम मंदिर बड़ा मुद्दा हो सकता है और विपक्ष को इस मुद्दे पर बीजेपी से मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। विपक्षी एकता का झंडा लिए घूम रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक टल गई है। इसी के साथ नीतीश की 6 महीने की मेहनत पर एक झटके में पानी फिर गया। दरअसल नीतीश कुमार जब से महागठबंधन के साथ आए हैं, तभी से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। राजद के समर्थन से वो स्वघोषित पीएम उम्मीदवार के तौर पर खूब पसीना बहाने में लगे हैं और मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरे विपक्ष को एक छतरी के नीचे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का ये प्रयास असफल होता दिखाई दे रहा है। नीतीश ने बड़ी मेहनत करके बैठक के लिए एक तारीख का निर्धारण किया है। इसके लिए उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात की। सभी की ओर से आश्वासन मिलने के बाद ही बैठक की तारीख निर्धारित की गई थी। ममता हो या फिर अखिलेश, केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी, सभी से मुलाकात की गई थी। शरद पवार हो या उद्धव ठाकरे, सभी से समय मांग कर ही बैठक की तारीख का निर्धारण किया गया। इसके बाद ही मीडिया को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब बैठक को रद्द कर दिया गया है। इससे नीतीश की काफी किरकिरी हुई। दरअसल कांग्रेस की ओर से इस बैठक में अपने क्लास बी के नेताओं को भेजने का वादा किया था। हालांकि इससे पहले राहुल और खड़गे ने खुद बैठक में आने का वादा किया था, लेकिन अब पार्टी ने नीतीश को झटका देते हुए कहा था कि राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं, जबकि बैठक वाले दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी व्यस्त हैं। राहुल खड़गे की गैर मौजूदगी में बैठक का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इसीलिए बैठक को निरस्त करना पड़ा। अब सवाल है कि राहुल और खड़गे नीतीश की बैठक से दूरी क्यों बना रहे हैं, जबकि इससे पहले राहुल गांधी और खड़गे ने नीतीश कुमार से दिल्ली में मुलाकात की थी और उस वक्त इस मुलाकात को राहुल और खड़गे ने ऐतिहासिक तक बताया था। तो अब ऐसा क्या हो गया कि राहुल और खड़गे ने अचानक नीतीश कुमार को भाव देना बंद कर दिया।
तो राजनीतिक पंडित इसकी वजह 13 मई की तारीख को मान रहे हैं, क्योंकि इस दिन ही कर्नाटक चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे और इसके बाद ही सारा गेम पलट गया। चुनावी नेताओं में कांग्रेस अकेले दम पर कर्नाटक में बहुमत में आ गई, सरकार भी बन गई। कहने को तो ये राज्य की में एक जीत थी, लेकिन कर्नाटक ने कांग्रेस को अचानक फिर से विपक्ष के बीच पहले की तरह टॉप पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसे में जो दल कांग्रेस को हल्के में ले रहे थे, उनके लिए ये झटका था। कुछ ऐसा ही नीतीश कुमार के साथ भी हुआ। जो राहुल गांधी नीतीश कुमार से 1 महीने पहले मिलने को तैयार हो गए थे, उन्होंने नीतीश को अचानक भाव देना ही बंद कर दिया। ऐसा इसीलिए हुआ कि अब कांग्रेस ये दिखाना नहीं चाहती कि वो नीतीश के बराबर खड़े हैं। अब कांग्रेस फिर से राहुल गांधी को आगे कर विपक्षी दलों के सामने फ्रंट फुट से खेलना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ये दिखाना नहीं चाहती कि राहुल गांधी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी मैदान में जाएंगे। कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष के बीच बात अब कद पर आ गई है। पिछले 1 महीने से चले आ रहे पहलवानों के आंदोलन अब शांत हो गया है। पहलवानों ने फिर से अपने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है। इसके पीछे कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन पहलवानों को एक बात शायद समझ में आ रही होगी कि ये पीएम मोदी की सरकार है और यहाँ आरोपी को बख्शा नहीं जाता, फिर चाहे आरोपी किसी भी दल का क्यों ना हो। पहलवानों को एक बात और शायद ये भी समझ में आ गई कि उनकी पहचान देश सेवा से है, ना कि आंदोलन करने से। इसीलिए भी शायद अब पहलवान प्रतीकात्मक आंदोलन की बात कर रहे हैं। एक बड़ा कारण इस आंदोलन के कमजोर होने का ये भी रहा कि कई राजनीतिक पार्टियां और कथित किसान संगठन ने इसे अपने राजनीति का केंद्र बना लिया था। पहलवानों को ढाल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को धूमिल करने की भी कोशिशें की जा रही थी। शायद यही बड़ी वजह रही कि पहलवानों ने नौकरी के साथ प्रतीकात्मक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। आखिर क्या कहा पहलवानों ने इस पूरे मसले पर, आपको बताते हैं। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रहे आंदोलन से पीछे हटने की खबरों को खारिज किया, लेकिन पहलवानों ने यू टर्न लेते हुए राकेश टिकैत और उन राजनीतिक दलों को झटका दे दिया है जो पहलवानों के आंदोलन को ढाल बनाकर मोदी सरकार पर वार कर रहे थे। रेलवे में नौकरी पर लौटने के बाद पहलवान साक्षी मलिक और सत्यव्रत कादियान ने फेसबुक लाइव से कहा कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, सरकार से नहीं है। ये हम शुरुआत से बोल रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता लड़ते रहेंगे। समर्थकों से कहूंगी कि ऐसे ही समर्थन बनाए रखें, फेक न्यूज पर ध्यान न दें। हमारा आंदोलन जारी है, थोड़ा होल्ड इसीलिए किया है क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं। जो फेक न्यूज चल रही थी उससे लेकर हम आज पूरे दिन मेंटली डिस्टर्ब रहे हैं। पूरा दिन सफाई देने में ही निकल गया। साक्षी मलिक के पति और पहलवान सत्यव्रत कादियान ने ये भी कहा कि हमारी लड़ाई ब्रजभूषण के खिलाफ है, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ है। हमारी रेसलिंग को साफ करने की लड़ाई है। नौकरी तो सरकार की है और हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, तो उसको इतना नेगेटिव क्यों दिखाया गया, ये हमें नहीं पता। तो देखा अपने पहलवान अब ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ है, जबकि कुछ समय पहले ये पहलवान सरकार के खिलाफ होते दिख रहे थे। तभी तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन पहलवान संसद की ओर मार्च करने पर अड़े हुए थे। पहलवानों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन मार्च के ऐलान के बाद यह संदेश गया कि पहलवान विपक्ष के जाल में फंस गए हैं, इसीलिए विपक्ष की तरह वो भी लोकतंत्र के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ देश नए संसद भवन का जश्न मना रहा था, तो दूसरी ओर पहलवान नए संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन करने की जिद पर अड़े हुए थे। सवाल उठने लगा कि क्या पहलवान विपक्ष के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया था। उसके बाद पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के एक्शन को लेकर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार को खूब घेरा। तमाम विपक्षी दलों ने पहलवानों के बहाने खूब सियासी रोटियां सेकी, लेकिन अब पहलवानों ने ये कहकर विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया है कि उनकी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, इसीलिए वो सरकार की नौकरी पर लौट गए हैं। पहलवानों ने साफ साफ कहा कि उनकी लड़ाई तो सिर्फ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ है। ऐसे में पहलवानों के बहाने मोदी सरकार को निशाना बनाने वाले राकेश टिकैत से लेकर विपक्षी दलों का एजेंडा एक बार फिर फेल हो गया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इसके लिए अपने मंशा खुलेआम जाहिर भी कर चुके हैं। मगर इन सबके बीच केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठी। बीजेपी भी 2024 के चुनावी मिशन में जुट गई है। विपक्ष बीजेपी के हार के सपने देख रहा है, लेकिन बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े विपक्षी नेता बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में
बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता के अगुवा बने चंद्रबाबू नायडू ये समझ चुके हैं कि मोदी को हराना इतना आसान नहीं है जितना विपक्ष सोच रहा है, क्योंकि विपक्षी दल जो फॉर्मूला अब आजमा रहे हैं वो फॉर्मूला 2019 के चुनाव में चंद्रबाबू नायडू आजमा कर देख चुके हैं और समझ गए हैं कि मोदी से हाथ मिलाने में ही भलाई है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर खेमेबंदी की चर्चाओं के बीच टीडीपी के मुखिया एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के आवास पर हुई इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बीजेपी और उसके पूर्व में गठबंधन सहयोगी रहे टीडीपी के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों के बीच ये बैठक हुई। ये दोनों नेताओं ने आंध्र प्रदेश में एक साथ आने की संभावना पर चर्चा की। नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश के साथ ही तेलंगाना में भी मुख्य विपक्षी दल है। वैसे भी बीजेपी के नेताओं ने अपने मिशन दक्षिण में तेलंगाना पर फोकस बनाकर रखा है और राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक सूत्रों ने कहा है कि हालांकि आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद के विशेष राज्य दर्जे की मांग को लेकर 2018 में बीजेपी ने नाता तोड़ने वाले नायडू बीजेपी के साथ चुनावी समझौते के इच्छुक हैं। बीजेपी के राज्य यूनिट के नेताओं का एक धड़ा नायडू के साथ किसी भी गठबंधन का विरोध कर रहा है, क्योंकि पिछले कुछ साल से दोनों दलों के बीच संबंधों में खटास आ गई थी। ये नेता नायडू के 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने और बाद में कांग्रेस के प्रति अपनी गर्मजोशी को लेकर नाराज हैं। बहरहाल, कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार के कारण बीजेपी के बड़े नेताओं ने दक्षिण भारत के अन्य राज्यों, विशेष तौर पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर अपना फोकस कर दिया है। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस को इन राज्यों में कोई विशेष चुनावी लाभ नहीं मिले। अमित शाह ने पहले तो कई मौकों पर टीडीपी के साथ गठबंधन से इनकार किया था, मगर पिछले साल से नायडू के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने में कई बार दिल्ली का चक्कर लगाया। टीडीपी ने पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भी समर्थन किया था। हाल ही के दिनों में चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी, तो ऐसा माना जा रहा है कि नायडू एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के लिए बेचैन है। इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी प्रजाति पैदा हो गई है जो देश में कुछ हुआ उनका आंदोलन शुरू हुआ, ऐसी ही आंदोलन जीवी है। राकेश टिकैत जो अपना एजेंडा पूरा करने और मोदी विरोध के नाम पर कहीं भी आंदोलन करने पहुंच जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता पहलवानों के आंदोलन पर भी राकेश टिकैत अपना उल्लू सीधा करने पहुंच गए थे, लेकिन अमित शाह की एक चाल ने राकेश टिकैत के एजेंडे पर फिर से पानी फेर दिया, जिसके बाद उदास दिल से राकेश टिकैत ने ऐलान किया और क्या कुछ कहा टिकैत ने, आपको बताते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने पहलवानों के समर्थन में 9 जून को जंतर मंतर पर आयोजित किए जाने वाला कार्यक्रम रद्द कर दिया। राकेश टिकैत के मुताबिक अभी इनकी बातचीत सरकार से और गृह मंत्री से चल रही है। इनके कहने पर हमने 9 जून को जंतर मंतर पर होने वाला प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। पहलवान आने वाले दिनों में आगे जो तारीख देंगे हम उस पर उनका प्रदर्शन जरूर करेंगे। सोमवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया था कि पहलवानों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उसी बीच क्या बातचीत हुई इसके बारे में पता नहीं चल सका। इस मुलाकात के बाद पहलवानों ने किसानों से रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि अभी किसी भी तरह का आंदोलन नहीं किया जाए, जिसके बाद टिकैत का ये बयान सामने आया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हाल ही में हुई एक महापंचायत में खाप नेताओं ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग की थी और सरकार को इस पर कार्रवाई के लिए 9 जून तक का समय दिया था। इसने कहा कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो किसान 9 जून को प्रदर्शनकारी पहलवानों को लेकर जंतर मंतर जाएंगे। इससे पहले किसान संगठनों ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी खाप पंचायत की थी। इसके बाद ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया ने रविवार को कहा था कि पहलवान जल्द ही अपनी खुद की एक पंचायत करेंगे। हरियाणा में सोनीपत जिले के मुंडलाना में पहलवानों के समर्थन में सर्व समाज समर्थन पंचायत को संबोधित करते हुए पुनिया ने वक्ताओं से किसी भी निर्णय की घोषणा नहीं करने का अनुरोध करते हुए कहा कि अगले 3 से 4 दिनों में पहलवान महापंचायत बुलाएंगे। टिकैत के अलावा किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये कहा कि हमारे खिलाड़ी जो भी तय करेंगे हम उसका पालन करेंगे। दरअसल पहलवानों के बहाने राकेश टिकैत एक बार फिर सरकार के खिलाफ आंदोलन को तेज करने के लिए एक्टिव हो गए थे, लेकिन उससे पहले ही अमित शाह ने उनका सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। शाह से मुलाकात के बाद अब पहलवानों के रुख में नरमी आई है। अब पहलवान ये कह रहे हैं कि उनका आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है और ना ही वो सरकार के विरुद्ध हैं। इसीलिए उन्होंने सरकारी नौकरी पर लौटने का फैसला किया है। वो सिर्फ बृजभूषण सिंह के खिलाफ है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।